नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। 3 अप्रैल 2024 को मैंने एक वीडियो बनाई थी कि असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए अभी तक किसी भी प्रकार की आईटीआर फाइलिंग शुरू नहीं हुई है, पर आज 5 अप्रैल 2024 को मैंने चेक किया था, डिपार्टमेंट ने 2024-25 की आईटीआर फाइलिंग अभी शुरू कर दी है। तो आज अपन बात करने वाले हैं कि आईटीआर 1 की फाइलिंग ऑनलाइन मोड के थ्रू कैसे करें। आज अपन ऑफलाइन मोड के लिए बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो ऑनलाइन मोड होता है वो काफ़ी इजी पड़ता है सभी टैक्स पेयर के लिए। तो आज अपन बात करने वाले हैं ऑनलाइन मोड के लिए। इससे पहले मैं आपकी चीज़ बता दूं कि मैंने मेरी पिछली वीडियो में बताया था कि किसी भी तरह की आईटीआर फाइल करने से पहले आपको आपकी बैंक स्टेटमेंट, एआईएस या फिर आप टीआईएस बोल सकते हैं, इसके अलावा आपका फॉर्म 16 और आपका फॉर्म 26AS, ये तीनों चारों डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने हैं। इन तीनों चारों में जो भी आपकी इनकम रिपोर्ट हो रही है वो सभी इनकम को आपको आपके आईटीआर फॉर्म में डिस्क्लोज करना जरूरी है, आपको वहाँ पे बताना मैंडेटरी है, वरना आपके फ्यूचर में नोटिस आ सकते हैं। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो उसकी डिटेल भी अपने आईटीआर फॉर्म में जाएगी। पर आज अपन बात करें स्पेशली आईटीआर 1 के लिए, तो आईटीआर 1 में किसी भी तरह की बिजनेस इनकम जाती नहीं है। उसमें जो सैलरीड पर्सन होते हैं उनकी इनकम जाती है। इसके अलावा काफ़ी जैसे पेंशन हो गए या फिर अपना छोटी मोटी कोई अदर इनकम होगी तो वो चीज़ें अपन इसमें डाल सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो फॉर्म मैंने आपको बताए हैं वो कैसे अपन डाउनलोड कर सकते हैं। अपने को सिंपली इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करके अपने को ई फाइलिंग वाले सेक्शन में जाना है। इसके बाद अपने को इनकम टैक्स रिटर्न पे टैप करके आपको यहाँ पे राइट साइड में नीचे फॉर्म 26A का ऑप्शन यहाँ पे शो होगा। आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। फिर यहाँ से आपको आई एग्री पे क्लिक करके आपको प्रोसीड कर देना है। इसके बाद आपको व्यू टैक्स क्रेडिट के नाम से आपको एक यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे HTML सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे HTML सेलेक्ट करोगे तो यहाँ से आप इस फॉर्म 26AS का PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद आपको व्यू डाउनलोड्स पे क्लिक करके आपको एक्सपोर्ट एज PDF पे क्लिक करना है। तो सिंपली यहाँ से आपका जो फॉर्म 26AS है वो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको एक डाउनलोड करना है AIS। तो आपको फिर से आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे आना है। आपको यहाँ पे AIS का ऑप्शन यहाँ पे शो होगा, आपको सिंपली इस पे फिर से क्लिक करना है। फिर आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे पोर्टल आपको दूसरे पेज पे लेके जाएगा। आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के बगल में आपको यहाँ पे AIS का ऑप्शन यहाँ पे फिर से शो होगा, आपको सिंपली इस पे फिर से क्लिक करना है और यहाँ से आपको असेसमेंट 2024-23-24 आपको यहाँ से ध्यान से सिलेक्ट कर लेनी है। कभी आप पिछले साल का डाटा यहाँ पे डाउनलोड कर लिए तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको ध्यान से हमें फाइनेंशियल ईयर 2023-24 ही सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ से आप इसको डाउनलोड के क्लिक करके आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं, जैसे आप एक PDF डाउनलोड करोगे तो आपसे यहाँ पे एक पासवर्ड पूछा जाएगा। तो जो आपका पासवर्ड उसका फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूं। आपको सिंपली आपके पैन नंबर स्मॉल लेटर में टाइप करके आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो बिना किसी स्लैश के आपको स्मॉल लेटर में यहाँ पे एंटर कर देनी है, तो आपका PDF ओपन हो जाएगा। मैंने फॉर्म 26AS और AIS ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है मेरे क्लाइंट का। इसके अलावा मैंने मेरे क्लाइंट की पूरी तरीके से बैंक स्टेटमेंट भी चेक कर ली है। मेरे क्लाइंट की सिंपली यहाँ पे सिर्फ 2 तरह की इनकम है। एक तो वो आर्मी से रिटायर्ड पर्सन है तो उनकी एक तो पेंशन इनकम है, इसके अलावा उनका सेविंग बैंक अकाउंट पे एक इंटरेस्ट मिलता है। वो इन्वेस्टमेंट की सिंपल ये 2 ही इनकम है। अगर आपकी इनके अलावा और भी कोई छोटी मोटी इनकम हो तो आपको वहाँ पे डालना मैंडेटरी है, आपको वहाँ पे रिपोर्टिंग करना जरूरी है। तो फिर से आपको आना है इनकम टैक्स पोर्टल पे। अब आपको यहाँ पे ई फाइलिंग वाले सेक्शन में दोबारा जाके इनकम टैक्स रिटर्न, फिर आपको यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करके आपको ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर करंट वाला सिलेक्ट कर लेना है जो कि अपना 2024-25 है। इसके बाद अपन बात करने ऑनलाइन मोड की, तो अपने को सिंपली ऑनलाइन मोड सिलेक्ट करके अपने को कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। मेरे केस में मेरे क्लाइंट का यहाँ पे रिज्यूम फाइलिंग के नाम से ऑप्शन शो हो रहा है, पर आपके केस में ऐसा शो नहीं होगा, क्योंकि मैंने आज मॉर्निंग में ही या फिर आप बोल सकते हैं मैंने 3 अप्रैल को भी एक बार मैंने मेरे सेम इसी क्लाइंट का चेक किया था कि अभी तक अपनी आईटीआर फाइलिंग शुरू हुई है नहीं हुई। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था 3 अप्रैल 2024 को अपनी आईटीआर फाइलिंग शुरू नहीं हुई थी, पर आज 5 अप्रैल 2024 को अपनी आईटीआर फाइलिंग शुरू हो चुकी है। तो मेरे केस में इसलिए यहाँ पे ऐसा शो कि मैंने पहले एक बार ट्राई किया था, पर अगर आपने पहले यहाँ पे किसी तरह डेटा नहीं डाला होगा तो आपको यहाँ पे रिज्यूम फाइलिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो नहीं होगा। तो आपको सिंपली स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ से आपके आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करने हैं। आज अपन आईटीआर 1 की बात करें तो मैं आईटीआर 1 सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आपको प्रोसीड विद आईटीआर 1 पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे लेट गेट स्टार्ट का आपको ऑप्शन यहाँ पे शो होगा, आपको इस पे क्लिक करके आपके केस में जो भी सुटेबल ऑप्शन आपको शो हो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। मेरे क्लाइंट के केस में जो उनकी टैक्सेबल इनकम है वो बेसिक एग्जाम लिमिट से ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे पहला ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऐसा पेज शो होगा। तो जो अपना पहला ऑप्शन आएगा वो अपने बेसिक डिटेल्स के लिए आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे फाइलिंग करना है। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है।
क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे एक ऐसा नया ऑप्शन शो हो जाएगा। ये कुछ एक डेटा जो पोर्टल है वो ऑटोमेटिक फैच कर लेगा। इसके बाद आपको सिंपली नीचे आना है। यहाँ से आपको जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है आपको वहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप किसी भी पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मेरे केस में मेरा क्लाइंट सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशनर है तो वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे फाइलिंग सेक्शन चूज करने होंगे। तो यहाँ पे आपको 4 तरह के ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होंगे। मैं आपको बारी बारी चारों जो सेक्शन है इनका मैं आपको मतलब बता देता हूँ। देखिए, जो असेसमेंट है 2024-25 है, इसकी ड्यू डेट, इसको फाइल करने की ड्यू डेट है 31 जुलाई 2024। तो जो अपना पहला ऑप्शन है वो यहाँ पे तब आएगा अगर अपन अपनी ITR ड्यू डेट यानी 31 जुलाई 2024 से पहले फाइल कर रहे हैं। तो अपने को यहाँ पे ऑप्शन सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 वाला सिलेक्ट करना है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है रिटर्न फाइल ऑन और बिफोर ड्यू डेट, जो कि ड्यू डेट 31 जुलाई 2024 है। इसके बाद अपना सेकंड ऑप्शन आता है बी रिलेटेड और रिटर्न रिवाइज फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट। मान लीजिए कि आपने 31 जुलाई आपकी निकल गई और आप अपनी ITR फाइल नहीं कर पाए, तो आपको सिंपली सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपकी 31 जुलाई निकल चुकी है और आप पेनल्टी के साथ अपनी ITR फाइल कर रहे हैं। पेनल्टी में आपको बता दूं, अगर आपकी इनकम पुराने रूल के हिसाब से अगर 5 लाख थी तो आपके 1,000 रुपये पेनल्टी लगेगी। अगर आपकी 5 लाख से ज़्यादा 10,000 के बीच 5 लाख से 10,000 के बीच में है तो आपकी 5,000 रुपये पेनल्टी लगेगी। इसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन है वो सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 है। अगर आपकी ITR बाई चांस गलत फाइल होगी, आपने उसमें कुछ डिडक्शन क्लेम नहीं किए, अगर आप पुराने रिजीम के थ्रू फाइलिंग कर रहे हैं, अगर आप न्यू रिजीम के थ्रू फाइलिंग कर रहे हैं तो आपको वैसे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर फिर भी आप ओल्ड रिजीम में जाकर अपनी ITR फाइल कर रहे हैं तो आप मान लीजिए आपको डिडक्शन क्लेम ना किया हो तो आप वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपको कुछ इनकम रिपोर्टिंग करना भूल गया, अगर आपने TDS कम क्लेम किया तो उस केस में आपको, अगर आपकी ITR रिवाइज करनी है तो आपको सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और फिर भी मान लीजिए आपका काफी टाइम हो चुका, 31 जुलाई भी जा चुकी, 31 दिसंबर जो ITR रिवाइज करने की लास्ट डेट है वो भी जा चुकी, असेसमेंट ईयर भी खत्म हो गया, तो फिर आपके पास एक लास्ट ऑप्शन और बचता अपनी ITR फाइल करने का। उस केस में आपको कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए आपको रिक्वेस्ट लगानी पड़ेगी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को। अगर वो आपकी अप्रूव कर देते हैं तो आप यहाँ पे सेक्शन 139 2B के अंडर आप अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। तो अभी अपने केस में 31 जुलाई 2024 आई नहीं है तो मैं यहाँ पे पहला ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पे रख रहा हूँ। इसके बाद आपको सिंपली वापस नीचे आना है। अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC सब सेक्शन 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपको किसी भी तरह का फॉर्म फाइल करने की जरूरत यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो, अगर आप बिजनेसमैन है तो एक फॉर्म है स्पेशल, आपको फॉर्म आपको यहाँ पे फाइल करना पड़ेगा। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी ITR फाइल कर रहे हैं तो, अगर आप सैलरीड पर्सन है, सिंपल वर्ड में मैं आपको बताऊं, और आप अपने ओल्ड टैक्स रिजीम के माध्यम से आप अपनी ITR फाइल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे यस सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो सिलेक्ट रखना है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नो सिलेक्ट होके आएगा, अगर क्योंकि इसका मतलब ये है नो सिलेक्ट होने का कि आप न्यू टैक्स रिजीम के साथ आप यहाँ पे आप प्रोसीड करना चाहते हैं। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं, आप अपना डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे यस सिलेक्ट करना है। पर मेरे केस में मेरा क्लाइंट न्यू टैक्स रिजीम के साथ जाना चाहता है तो मैं यहाँ पे नो सिलेक्ट रहने ही दे रहा हूँ। इसके बाद मैं जैसे नीचे आऊँगा तो यहाँ पे बैंक डिटेल एंटर करने के लिए बोलेगा। मैं आपको बता दूँ कि आपके पास जितने भी बैंक अकाउंट है आप उन सभी को यहाँ पे एंटर कीजिए 1 बाय 1, और उसमें से किसी भी एक बैंक अकाउंट को अपना TDS क्लेम करने के लिए आप यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। जैसे मेरे क्लाइंट के केस में सिर्फ एक ही अकाउंट उनके पास, तो अकाउंट ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डाल रखा है, और वो अगर आपने अकाउंट पहले से वैलिडेट कर रखा है तो यहाँ पे डेटा ऑटोमेटिक फैच भी कर लेगा, और उसी को मैंने TDS रिफंड के लिए यहाँ पे वैलिडेट कर रखा है। जैसे आप यहाँ पे जो साइड में 3 टाइप का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट की डिटेल भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, या फिर बैंक अकाउंट में कुछ भी एडिट करना हो अकाउंट नंबर वगैरह में IFSC कोड में, आप वो यहाँ पे एडिट बैंक अकाउंट पे क्लिक करके आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आपको सिंपली नीचे आना है और फिर आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे जो अपना पहला ऑप्शन था पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, वो यहाँ पे कंफर्म का यहाँ पे राइट टिक आ चुका है। इस जैसे आप यहाँ पे राइट टिक आएगा, आपका जो ग्रॉस टोटल इनकम का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे अनेबल हो जाएगा। इसके बाद आपको सिंपली इस पर फिर से क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे यहाँ से कुछ एक चीज़ें पूछेगा, जो आपके कुछ एक डिडक्शन आपको अलाउ है। अगर वो आप यहाँ पे
डालना चाहे, किसी तरह का कोई अलग से इनकम हो तो आपको यहाँ पे डालना चाहिए तो आप में चूज कर लीजिए। अगर आप यहाँ पे चूज ना करें, सिंपली आपको वो कंटिन्यू पे भी क्लिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा मैं आपको यहाँ पे पहले बता देता हूँ कि जो इनकम टैक्स का पोर्टल है, ये यहाँ पे कुछ एक डिटेल्स जैसे अपनी सैलरी डिटेल्स हो गई वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिक फैच कर लेगा। पर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि आपकी यहाँ पे जो भी इनकम शो हो रही है, अगर वो आपकी एक्चुअल इनकम ना हो, आपके बैंक अकाउंट से, आपके एआईएस से, आपके फॉर्म 26A से, फॉर्म 16 से मैच ना कर रही हो, तो आपको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके जो आपकी एक्चुअल इनकम है आपको वो यहाँ पे एंटर कर देनी है। मेरे क्लाइंट के केस में मैं देख लेता हूँ कि उनकी क्या इनकम है। तो जैसे ही मैं इनका एआईएस ओपन करूंगा तो यहाँ पे शो हो रहा है इनकी 5,32,282 रुपये इनको पेंशन मिली हुई है। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 4,78,727 रुपये शो हो रही है, मतलब इनकम गलत रिपोर्टिंग हुई है, यहाँ पे पोर्टल ने गलत फैच किया है। इसके लिए मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूंगा। सिंपली एडिट पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे इस इनकम को हटा के जो मेरे क्लाइंट की एक्चुअल इनकम है वो मुझे यहाँ पे एंटर करनी पड़ेगी। तो वो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। इसके बाद अगर आपकी अलग कंट्री से कोई इनकम वगैरह है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपको कोई एग्जेम्प्ट अलाउंस मिला है तो आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपको पास ऐसा कुछ भी इस तरह की कोई इनकम या फिर अलाउंस आपके पास नहीं है तो आपको सिंपली इस पर डिलीट करके आपको यस पे क्लिक कर देना है, वरना फिर आपका आईटीआर फॉर्म आगे प्रोसीड नहीं होगा। इसके बाद आपको सिंपली नीचे आना है और आपको सेव पे क्लिक कर देना है। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि जो मेरी एक्चुअल इनकम थी मेरे क्लाइंट को यहाँ पे शो हो गई है, जिसमें से डिडक्शन मिला है, स्टैंडर्ड डिडक्शन जिसको अपन बोलते हैं 50,000 रुपये का, वो यहाँ पे मेरे क्लाइंट को मिल चुका है। इसके बाद अगर आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कोई भी इनकम है तो आपको वो भी यहाँ पे डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ के आपको सिंपली आगे आ जाना है। इसके बाद आपकी आते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसमें काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं, इस चीज़ पे लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए अगर आपको किसी भी तरह का इंटरेस्ट मिला है, मेनली क्लाइंट के केस में क्या होता है, उनके पास सभी के पास सेम बैंक अकाउंट तो होता है, तो उनके सेम बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट उनको मिलता ही है, चाहे उनको 5 रुपये का मिले, वो 5 रुपये भी आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करना मैंडेटरी होता है। वो आपके 5 रुपये इनकम टैक्स जो आपको मिला है सेविंग बैंक अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिला है वो आपके सेविंग बैंक अकाउंट जो स्टेटमेंट है आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, या फिर आपको वो आपके फॉर्म एआईएस या फिर आप टीआईएस बोल सकते हो, उसमें आपको शो हो जाएगा। मेरे क्लाइंट के केस में जैसे यहाँ पे शो हो रहा है 2828 रुपये। अगर आपको किसी भी तरह का इंटरेस्ट मिला है, सेविंग बैंक अकाउंट से मिला हो, एफडी वगैरह से मिला हो, या फिर आप मान लीजिए किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर पोस्ट ऑफिस में आपने कुछ पैसे जमा कर रखे हो, उस पर आपको इंटरेस्ट मिला हो, तो वो आपको इंटरेस्ट यहाँ पे डिस्क्लोज करना मैंडेटरी होता है। मेरे क्लाइंट के केस में 2828 यहाँ पे ऑटोमेटिक फैच कर रहा है और फॉर्म एआईएस में भी 2828 रुपये ही डिस्क्लोज है। तो मतलब ये अमाउंट मेरे क्लाइंट की बिल्कुल सही फैच हुई है, तो मैं इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाला हूँ। इसके बाद अपने को नीचे आना है, फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है एग्जेम्प्ट इनकम का। अगर आपकी कोई भी छोटी मोटी एग्जेम्प्ट इनकम है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, टैक्सेबल इनकम नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ कि आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, अगर आपकी कोई छोटी मोटी एग्रीकल्चर इनकम है तो आप यहाँ पे इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपकी एक बड़े लेवल पे एग्रीकल्चर इनकम है तो उस केस में आपको आईटीआर 2 फाइल करना पड़ेगा। तो मेरे क्लाइंट केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैं सिंपली यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं कंफर्म पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे बारी बारी से ये कंफर्म का राइट टिक यहाँ पे ऑप्शन अनेबल हो जाएगा, और जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे ऑटोमेटिक एक अगला ऑप्शन यहाँ पे अनेबल होता जाएगा फाइलिंग के लिए। तो अब आप यहाँ पे ऑप्शन आता है टोटल डिडक्शंस के लिए। तो मैं आप अब अगर आपके पास किसी भी तरह का डिडक्शन नहीं है, पहले तो आप न्यू टैक्स रिजीम में किसी तरह का डिडक्शन क्लेम कर ही नहीं सकते, पर कुछ ही तरह के डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। वो अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो भी आपको एक बार फिर से इसके अंदर वो क्लिक करके आपको यहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा। जैसे अगर आपके पास 80CC के अंदर आपको कोई डिडक्शन है तो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। जैसे अपन ने पहले यहाँ पे ऑप्शन यस सेलेक्ट नहीं किया था तो यहाँ पे अनेबल आ रहा है, अगर अपन ने पहले ऑप्शन यस सेलेक्ट कर लेते तो यहाँ पे अपन इसमें फाइलिंग कर सकते, पर मेरे क्लाइंट के केस में किसी तरह का कोई डिडक्शन है नहीं तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। फिर मैं कंटिन्यू पे क्लिक करके अपने को सिंपली आगे आ जाना है। जैसे ही आप आगे आओगे तो आपको लगभग हर तरीके का आपको डिडक्शन यहाँ पे शो हो जाएंगे। अपन ने शुरुआत में फाइलिंग शुरू करते टाइम अपने पास जो भी डिडक्शन के ऑप्शन आए थे, अगर उसमें से अपन ने जो भी यस किए होंगे तो उनका ऑप्शन यहाँ पे आपको
ये ऑटोमेटिक अनेबल शो हो जाएगा। अगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा तो यहाँ पे शो नहीं होगा। मेरे क्लाइंट के इसमें किसी तरह का कोई डिडक्शन है नहीं, तो वो मैं क्लेम कर ही नहीं रहा हूँ। हाँ, एक सेविंग बैंक अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसका डिडक्शन जरूर होता है, पर वो अपन क्लेम करें ना करें मेरे क्लाइंट के इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे क्लाइंट की इनकम ऑटोमेटिक 7 लाख से नीचे है, तो उनका किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं बनने वाला है। तो अगर मैं 80TTA के अंदर इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट पे मैं क्लेम करूँ ना करूँ, बात एक ही है। अगर आपका इनकम 7 लाख से ऊपर है तो आप इस वाले हेड में अपनी जो डिडक्शन है वो आप यहाँ पे पक्का क्लेम कर लीजिएगा, ताकि आपका टैक्स ना बने। इसके बाद मैं यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं कंफर्म पे क्लिक करूंगा तो जो अपना टैक्स पेड का ऑप्शन है ये यहाँ पे एनेबल हो जाएगा। इसके बाद सिंपली अपने फिर से इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने किसी तरह का आपका टीडीएस कटा हुआ हो या फिर आपका टीसीएस कटा हुआ हो, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके लिए आपको जाना है आपके फॉर्म 26 में। जैसे मैं फॉर्म 26 से यहाँ पे खोलूंगा तो यहाँ पे मेरा किसी भी तरह का कोई टीडीएस नहीं कटा हुआ। आप यहाँ पे देखोगे मेरे क्लाइंट का 0 टीडीएस कटा हुआ है, मतलब कोई टीडीएस यहाँ पे कटा हुआ नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ भी कटा हुआ होता तो मुझे यहाँ पे सेक्शन वाइज यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी होती। हालांकि ये पोर्टल ऑटोमेटिक टीडीएस की डिटेल एग्जैक्ट ही फैच करता, आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी अगर आप चाहे तो आप उसको एडिट कर सकते थे। जैसे जो पहला ऑप्शन आता है वो अगर अपने को सैलरी के ऊपर टीडीएस मिला है तो वो आपको यहाँ पे डालना है। अगर आपको बिजनेस इनकम है या फिर अदर देन सैलरी है तो आपको सेकंड हेड में डालना है। इस तरीके से आपके पास टीसीएस का थर्ड ऑप्शन आता है। अगर आपने कोई टैक्स का पेमेंट किया हो तो लास्ट वाला ऑप्शन उसमें आपको यहाँ पे शो हो जाता। पर मेरे क्लाइंट किसी तरह ना कोई टीडीएस है ना कोई टीसीएस है ना उन्होंने कोई टैक्स जमा किया था, तो ये ऑटोमेटिक नील आ रहा है, 0 आ रहा है। तो सही है, तो मैं इस पे कंफर्म पे क्लिक कर रहा हूँ। अगर आपके केस में कुछ भी हो तो आप जरूर यहाँ पे एंटर कीजिएगा। फिर अपना जो लास्ट ऑप्शन आता है वो आता है टोटल टैक्स लायबिलिटी का। अपने को सिंपली इस पे क्लिक करना है और अपना जो भी टैक्स वगैरह बनेगा उसका कंप्यूटेशन ऑफ इनकम आपको यहाँ पे बन के शो हो जाएगा। तो जैसे मेरे क्लाइंट की जो इनकम थी वो थी 5,32,282 रुपये और 2828 रुपये का इंटरेस्ट था। तो जो मेरा क्लाइंट है उनकी टोटल इनकम में से उनको 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने के बाद जो उनकी इनकम बची है वो 4,85,110 रुपये बची है। और मेरा क्लाइंट न्यू टैक्स रिजीम के साथ जा रहा है तो 7 लाख तक इनकम टैक्स फ्री है। तो इस मेरे क्लाइंट के केस में किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं बन रहा है। आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 5% के हिसाब से ये 9,256 रुपये यहाँ पे शो हो रहा है। पर मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अगर आपकी 7 लाख रुपए तक इनकम है तो आपको रिबेट मिल जाती है। वही रिबेट सेक्शन 87(1) के अंडर मेरे क्लाइंट को यहाँ पे मिल चुकी है। अगर आपकी इनकम 7 लाख से नीचे है तो ही आपको रिबेट मिलेगी, वरना आपको रिबेट नहीं मिलेगी। और अगर आपको टैक्स बन रहा है 7 लाख से ऊपर आपकी इनकम है तो उसके ऊपर आपको 4% एजुकेशन टैक्स भी देना पड़ेगा। जो आपका 4% एजुकेशन सेस है वो भी आपका यहाँ पे लगता है अगर आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर है और आपका टैक्स बनता है तो। पर मेरे क्लाइंट का जो टैक्स बन रहा था ये 4,85,000 रुपये की इनकम के अकॉर्डिंग वो 9,256 रुपये बन रहा था। और सेम अमाउंट की यहाँ पे सेक्शन 87(a) के अंडर मेरे क्लाइंट को रिबेट मिल चुकी है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का मेरे क्लाइंट को यहाँ पे टैक्स नहीं लगा है। तो सिंपली मुझे कन्फर्म पे क्लिक करना है फिर से। और जैसे मैं कन्फर्म पे क्लिक करूंगा ये जो लास्ट का ऑप्शन है प्रोसीड का यहाँ पे एनेबल हो जाएगा। मुझे सिंपली इस पर क्लिक करना है और जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे प्रीव्यू रिटर्न का ऑप्शन आएगा। मुझे यहाँ पे प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करके आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जिस भी जगह से आप फाइलिंग कर रहे हैं वो जगह आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। वो जगह का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है और फिर आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करोगे आपका यहाँ पे आइटर फॉर्म बन के आ जाएगा और फिर आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अगर आपने कुछ भी एरर किया होगा तो आपको एरर यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आपकी तरफ से कोई भी एरर नहीं हुआ होगा तो आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। और आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करके आपको आधार OTP पे क्लिक करके जो नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है उस पर सिंपली एक OTP आएगा। आपको OTP इस पर डाल के आपको आपकी आइटर फॉर्म सबमिट कर देनी है और आपका आइटर फॉर्म सक्सेसफुली फाइलिंग हो जाएगा। अगर आपका किसी तरह का कोई टीडीएस रिफंड या टीसीएस रिफंड बनता है तो आपकी इस तरीके से फाइलिंग करने के बाद मेरी गारंटी है कि आपकी जो फाइलिंग है वो जो आपका टीडीएस रिफंड है आपकी फाइलिंग के सही 90 दिन के अंदर अंदर आपको आपके ब्याज सहित मिल जाएगा। काफ़ी लोगों को मालूम नहीं होता है कि आपको जो टीडीएस या फिर टीसीएस कटता है उसके ऊपर आपको ब्याज ही मिलता है 0.5% के हिसाब से पर मंथ के हिसाब से आपको आपके टीडीएस या फिर आपके टीसीएस के ऊपर आपको ब्याज भी गवर्नमेंट अलाउ करती है, जो कि आपका ब्याज आपको यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप भी एक एक्सपर्ट द्वारा हमारी टीम के एक्सपर्ट द्वारा आप अपनी आइटर फाइलिंग करवाना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम के कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। आप वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारी टीम
बिल्कुल ही रीजनेबल फीस पर मिनिमम टाइम में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सहित आपकी आईटीआर फाइल करके आपको दे दी जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हमारी टीम से कंसर्न करने का या फिर कांटेक्ट करने का किसी भी तरह का कोई चार्जेस नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट हो आप वहां से पूछ सकते हैं। ये हमारी सर्विस फ्री ऑफ चार्ज। आईटीआर फाइल करने के जो भी चार्जेस है आपको सिंपली वही आपको हमें पे करने पड़ेंगे। हमारी टीम से या फिर हमारी टीम के एक्सपर्ट से किसी भी तरह के एडवाइस लेने के या फिर वो कंसर्न करने का हम किसी भी तरह का कोई चार्जेस यहाँ पे आपसे नहीं मांगते हैं। तो आप बेझिझक होकर हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी पूरी सहायता की जाएगी। धन्यवाद।